के ससुराल वाले और बाकी आसपास के लोग भी मंदिर में मौजूद होते हैं कि तभी राज सबके सामने माता रानी की मूर्ति के आगे सिंदूर उठाकर वंशिका की मांग भर देता है और बोलता है, अब ये विधवा नहीं बल्कि मेरी पत्नी है। किसी को कोई हक नहीं है कि इसको कुछ भी कहे। राज, आज तेरे इस कदम से मुझे तुझ पर गर्व महसूस हो रहा है। तूने मेरी विधवा बहू को एक बार फिर से सुहागन बना दिया। हाय हाय, पहले तो इस विधवा का मंदिर में आना और अब इसके देवर ने सबके सामने इसकी मांग भर दी। छी छी, बेशर्मी की तो हद पार कर दी है। सही कह रही हो बहन। और देखो तो मालती को, उसे तो अपने बेटे को रोकना चाहिए था, पर ये तो उसे और बढ़ावा दे रही है। आसपास के लोगों को ऐसी बातें करता हुआ देख वंशिका रोने लगती है और राज को थप्पड़ मारकर वहाँ से घर चली जाती है और अपने कमरे में बैठकर आशीष की फोटो देखते हुए अपने बीते कल में खो जाती है। वंशिका मनमौजी और बड़ों का आदर करने वाली लड़की थी। उसके लिए उसके माता पिता ने कई रिश्ते देखने के बाद उसकी शादी आशीष नाम के लड़के से करवा दी थी। शादी के बाद वंशिका ने ससुराल की सारी जिम्मेदारियों को संभाल लिया था। ऐसे ही एक दिन सब नाश्ते की टेबल पर बैठकर नाश्ता कर रहे होते हैं कि तभी वंशिका की ननद सिया बोलती है, भैया आपको नहीं लगता जब से भाभी आई है माँ को तो फुल आजादी मिल गई है? क्यों, इसके आने से पहले मैं क्या किसी के जेल की कैदी थी? क्या फालतू बकवास कर रहा है? खाना खा चुपचाप। अरे माँ, अब गुस्सा क्यों करती हो? सिया की तो आदत ही है मजाक करने की। हाँ हाँ, अरे ये राज कहाँ रह गया? अभी तक उठा या नहीं? माँ जी, अभी देवर जी की सुबह कहाँ हुई है? वो तो आराम से आपकी होने वाली बहू के सपनों में खोए होंगे। सच में ये लड़का भी ना, जितनी इसकी उम्र बढ़ती जा रही है उतना ही ये आलसी होता जा रहा है। अभी जाती हूँ, एक कान के नीचे लगाऊंगी ना, तब जाके इसको दिन में तारे नजर आएंगे। माँ जी आप खाना खाइए, मैं जाती हूँ उन्हें जगाने के लिए। इतना बोलकर वो वहाँ से चली जाती है और ऐसे ही समय बीतता है। एक दिन बॉस की डांट सुनने की वजह से आशीष का मूड बहुत खराब होता है और वो अपने कैबिन में बैठकर काम कर ही रहा होता है कि तभी उसके पास वंशिका का कॉल आता है और वो बोलता है, हाँ बोलो वंशिका, किस लिए कॉल किया? क्या कर रहे हो? पकौड़े तल रहा हूँ, खाने हैं। मतलब ये पूछने के लिए कॉल किया है? ऑफिस में काम के अलावा कर भी क्या सकता हूँ? अरे इतना हाइपर क्यों हो रहे हो? वैसे मैंने फालतू में कॉल नहीं किया, समझे? अच्छा बाबा सॉरी, बोलो क्या बोलना है? माँ जी की दवाइयाँ खत्म हो गई है, आते हुए ले आना। और हाँ और शाम को जल्दी घर आना, साथ में थोड़ा वक्त बिताएंगे। ओके बॉस, अब मैं फोन रखता हूँ। इतना बोलकर वो कॉल को कट कर देता है। शाम को केमिस्ट की दुकान से दवाइयाँ लेकर वो आ ही रहा होता है कि तभी उसे कुछ गुंडे एक बूढ़े आदमी को परेशान करते दिखते हैं और किसी भी आदमी को उस आदमी की मदद ना करता देख आशीष खुद ही उसकी मदद करने के लिए वहाँ जाकर बोलता है, आप लोगों में इंसानियत नहीं है क्या? एक बुजुर्ग आदमी को ऐसे परेशान करने का क्या मतलब? अबे ओ शाड़े, इतनी पब्लिक को कोई मतलब नहीं है इस बुड्ढे से, तो तेरे को काहे की गुजली हो रही है? ये अपन लोगों का मैटर है, तू निकल यहाँ से। यहाँ से मैं नहीं, तुम लोग निकलोगे, समझे? मैं अभी पुलिस को कॉल करता हूँ। तुम जैसे गुंडे बातों से नहीं, पुलिस के डंडों से मानोगे। इतना कहकर वो अपने फोन से पुलिस को फोन कर ही रहा होता है कि तभी उन गुंडों में से एक आदमी गुस्से में आकर उस पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर देता है और आशीष पूरी तरह घायल होकर वहीं सड़क पर गिर पड़ता है और कुछ देर में आसपास के लोग उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो जाती है। और ये खबर जब उसके घर वालों को मिलती है तो वंशिका और मालती रो रो कर खुद का बुरा हाल कर लेते हैं, जिसके बाद वो लोग आशीष का अंतिम संस्कार करते हैं और वंशिका खुद को सफेद साड़ी में देखकर फूट फूट कर रोने लगती है। तभी उसकी ननद सिया बोलती है, माँ मुझसे भाभी की ये हालत देखी नहीं जा रही। हम सबसे ज्यादा भैया के जाने से भाभी ही दुखी हैं। मुझे तो समझ नहीं आता किसकी नजर लग गई। मेरा हंसता खेलता आशीष दुनिया से ही चला गया। माँ आप ही ऐसे रोएंगी तो भाभी को कौन हौसला देगा? राज के कहने पर मालती अपने आंसू पोंछती है और वंशिका के पास जाकर उसे गले लगा लेती है। ऐसे ही समय गुजरता है और आशीष के जाने के बाद से उसके ससुराल वाले उसे उतना ही प्यार और सम्मान देते थे। ऐसे ही एक दिन पड़ोस की दो औरतें मालती के घर आती है और मालती बोलती है,
क्या बात है, तुम दोनों तो ईद का चांद जैसी हो गई हो, दिखाई ही नहीं देती मोहल्ले में। अरे मालती, अब बहू बेटा बाहर घूमने गए थे, ऐसे में घर का ध्यान भी तो रखना पड़ता है ना, क्या करूं? वैसे अब तो तू ठीक है ना मालती? हाँ, आशीष के जाने की कमी तो महसूस होती है, लेकिन बहू को इतना हिम्मत करते देख मैं भी खुद को संभाल लेती हूँ। अरे तेरी बहू अब विधवा हो गई है, उसे अपने मायके में छोड़ दे, वहीं पड़ी रहेगी। और अभी तो तेरा छोटा बेटा भी तो जवान है, अरे कब तक उसे बिठा के रखेगी यहाँ पर? वो ये सब कह ही रही होती है कि तभी वंशिका वहाँ चाय नाश्ता लेकर आती है और ट्रे को टेबल पर रखकर अंदर चली जाती है। इतने में ही उसकी पड़ोसन बोलती है, हाय मालती, तेरी बहू तो भरी जवानी में विधवा हो गई। मैं तो कहती हूँ इसे विधवा आश्रम छोड़ा, यहाँ रहेगी तो अपनी उम्र की लड़कियों को सजते हुए देखकर दुखी रहा करेगी। तुम दोनों कह तो ठीक रही हो, लेकिन तभी राज ऑफिस से लौट कर आता है और बोलता है, लेकिन माँ ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली, क्योंकि भाभी इस घर की सदस्य हैं। विधवा हो जाने के बाद हम पर बोझ नहीं जिसे हम कहीं भी पटक आए, समझिए आप दोनों। राज, ये कैसे बात कर रहा है तू? जा अपने कमरे में। माँ, मुझे चुप कराने की जगह अब इन्हें यहाँ से जाने को कहिए। राज की आवाज सुनकर वंशिका वहाँ आकर बोलती है, देवर जी, आप माँ जी से ऐसे चिल्लाकर बात क्यों कर रहे हैं? अरे आप अभी तो थके हारे घर आए हैं, जाइए आप अपने कमरे में जाइए, मैं आपके लिए चाय भिजवाती हूँ। वंशिका के कहने पर राज बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। तभी वो पड़ोसने आपस में धीरे से बोलती हैं, देखा बेटा माँ को कैसे जवाब दे रहा है, और भाभी की एक आवाज पर अंदर चला गया। हाँ सही कह रही हो बहन। अच्छा मालती, अब हम चलते हैं, हमारी बातों पर गौर करना। इतना कहकर वो दोनों मालती के यहाँ से चली जाती हैं, पर उनकी बातें मालती के दिमाग में छप सी जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और मालती वंशिका पर रोक टोक लगाने लगती है। उसे घर से अकेले कहीं बाहर नहीं जाने देती और ना ही सिया राज को उससे ज्यादा बात करने देती है। ऐसे ही एक दिन सिया अपने कमरे में नए इयररिंग ट्राई कर रही होती है। तभी वंशिका वहाँ आकर बोलती है, क्या हो रहा है सिया? भाभी देखो ना, ये मेरे न्यू इयररिंग्स हैं, अच्छे लग रहे हैं ना? अच्छे नहीं, बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे हैं तुझ पर। सच में? भाभी एक बार आप ट्राई करके देखो, आप पर तो और भी सूट करेंगे। नहीं सिया, रहने दो, तुम पर ठीक है। वंशिका के कहने पर सिया नहीं मानती और अपने इयररिंग पहनने लगती है। तभी वहाँ मालती आती है और गुस्से में बोलती है, बहू ये सब क्या है? अभी के अभी उतार ही ने, तुझे पता है ना कि अब ये सब तेरे किसी काम के नहीं है। माँ आप गुस्सा मत करो, भाभी तो मना ही कर रही थी, मैंने ही इन्हें जबरदस्ती पहनाए हैं। मालती को ऐसे गुस्सा करता देख वंशिका आंखों में आंसू लिए वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद मालती भी उसके पास जाकर बोलती है, बहू मुझे माफ कर दे, मैंने बिना गलती के ही तुझे इतना सुना दिया। मुझे क्या हो गया था पता नहीं, पर तुझे ऐसे लिबास में देखकर मैं खुद को बहुत बेबस महसूस कर रही थी। काश मैं तेरा दोबारा घर बसा पाती। नहीं माँ जी, आप ऐसा क्यों सोचती हैं? मैं जैसी हूँ, जिस हाल में हूँ, अपने घर में बहुत खुश हूँ। इतना बोलकर वो मालती के गले लग जाती है और अगले दिन सारा परिवार एक साथ मंदिर जाता है और वहाँ उसकी पड़ोसने भी होती है। साथ ही साथ आसपास के लोग भी एक विधवा को मंदिर में आता देख बातें करने लगते हैं। तभी वो पड़ोसने बोलती है, अरे देखो भाई, अब एक विधवा भी हमारे साथ मंदिर में आकर पूजा करेगी। लोगों की बातें सुनकर वंशिका की आंखों में आंसू आ जाते हैं और राज गुस्से में आकर सबके सामने माता रानी की मूर्ति के सामने से सिंदूर उठाकर वंशिका की मांग भर देता है और तभी वंशिका के हाथ से आशीष की तस्वीर गिर जाती है, जिसके बाद राज और मालती उसके कमरे में आकर बोलते हैं, बहू अपने आंसू पोंछ ले, अब मैं तुझे और रोने नहीं दूंगी। पर माँ जी ये सब बस बहू, विधवा होने का ये मतलब नहीं है कि तेरी जिंदगी में खुशियों की कोई जगह ही नहीं। अब से तू अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करेगी, वो भी राज के साथ। जिसके बाद वो अपनी विधवा बहू की शादी राज से करवा देती है और दोनों अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करते हैं।